वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। स्वागत है आप सभी का। हम लोग पढ़ रहे हैं पेपर फर्स्ट सेमेस्टर 6 ऑपरेशन रिसर्च सब्जेक्ट स्टैटिस्टिक्स। तो अब तक हम लोगों ने पेपर 1 ऑपरेशन रिसर्च में 3 यूनिट्स फिनिश कर ली हैं। इस पेपर को ख़त्म करने के बाद हम लोग अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स स्टार्ट करेंगे और सेम 6 में अब आपके 2 ही पेपर हैं। और नए बैचेस में अब NEP लागू हो गई है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी। उसके तहत अब आपका जो ग्रेजुएशन है वो 8 सेमेस्टर का हो जाएगा। तो आने वाली क्लासेस में हम आपको डिटेल में बताएंगे कि BSc में NEP के थ्रू कौन कौन से पेपर्स हैं जो बढ़ जाएंगे 8 सेमेस्टर्स में, और आपको वो भी अब पढ़ने होंगे ग्रेजुएशन में। तो चलिए, इस पेपर की यूनिट 1, 2, 3 हम कर चुके हैं। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट PERT एंड CPM। जानेंगे होता क्या है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, PERT और CPM के बारे में, जो टेक्निक्स हैं इनको सॉल्व करने की उसके बारे में जानेंगे। फ्लोट्स देखेंगे क्या होते हैं, और कंस्ट्रक्शन करेंगे टाइम लिमिट का, टाइम चार्ट का, कि कैसे हम किस टास्क को कितने समय में कंप्लीट कर सकते हैं। तो जो सबसे पहली बात दिमाग में आती है वो ये है, व्हाट इज़ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। हम जानते हैं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट क्या है। तो अगर हम बात स्टैटिस्टिक्स की ना करें, कॉमन मैन या रियल लाइफ की बात करें, तो ये ऐसी टेक्निक है या ऐसा प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, ऐसा एक वर्क है जो लगभग सभी लोग करते ही करते हैं। अगर इसके नाम को देखें तो इसमें लिखा प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, यानी आपके पास कोई एक प्रोजेक्ट है और आप उसको कैसे मैनेज करते हैं। अब प्रोजेक्ट में क्या क्या चीज़ें होती हैं वो सारी चीज़ें हम जानेंगे। ऑलरेडी आप लोग ये सब कर रहे हैं। जैसे आपको पता है कि आपका एग्ज़ाम जुलाई में है, तो ये भी एक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट है। कैसे, हम आपको बताते हैं। जुलाई में अगर आपका एग्ज़ाम है और आपका सेमेस्टर स्टार्ट हो रहा मार्च से, तो आपके मैनेजमेंट में क्या क्या चीज़ें आएंगी। सबसे पहले तो आप देखेंगे कि आपके पास सब्जेक्ट कितने हैं, मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स एंड एक सब्जेक्ट और ले लेते हैं, फिजिक्स। अब इन 3 सब्जेक्ट को मार्च में स्टार्ट करना है। इस तरीके से चलना है कि मैथ भी पैरेलल चलती रहे, स्टैट्स भी पैरेलल चलती रहे और फिजिक्स भी पैरेलल चलती रहे। जब आपकी एग्ज़ाम की डेट आए तो तीनों का कोर्स फिनिश हो जाए। तीनों का कोर्स फिनिश होने के बाद आपके रिवीजन के लिए एक अलग टाइम बचे, ये रिवीजन का टाइम हो गया, और ये फाइनल जो एग्ज़ाम का डे है। तो आप क्या करोगे, मार्च से लेकर जुलाई तक एक स्कीम बनाओगे। स्कीम इस तरीके से कि हमें कब कितने समय में क्या करना है। इसको स्ट्रेटजी भी कहते हैं। जब भी आप देखते होंगे बच्चे कंपटीशन का पेपर देते हैं तो अपने दीवार पे जितने दिन उनके पास होते हैं उसको एक वाइट पेपर पे लिख के चिपका देते हैं, और जितने दिन वो होते हैं उन दिनों को डिवाइड करते हैं, अपने सिलेबस को डिवाइड करते हैं कि हमें इन दिनों में इतना सिलेबस फिनिश करना है। जो डेट बीतती जाती है उसको क्रॉस करते जाते हैं कि अब हमारे पास इतने दिन बचे हुए हैं। ये क्या है, ये एक तरीके से एक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट है। प्रोजेक्ट क्या है कि हमें एग्ज़ाम क्लियर करना है और हम उसको मैनेज कर रहे हैं इस तरीके से कि एग्ज़ाम के दिन हमारा पूरा सिलेबस भी कवर हो जाए, हम उसका 2 से 3 बार रिवीजन भी कर लें। अब ये प्रोजेक्ट मैनेजमेंट रियल लाइफ में कहाँ कहाँ देखने को मिलता है। जब भी किसी के घर में शादी होती है, मैरिज, ये एक बहुत ही बड़ा प्रोजेक्ट मैनेजमेंट है। क्यों? क्योंकि जो आदमी जिम्मेदार होता है, या कह लो जिसके पास अनुभव भी है शादियों को करवाने का, वो उसके दिमाग में एक साथ कितनी सारी चीज़ें चलती हैं, और उनके स्टार्ट होने का एक टाइम होता है, एक डेट होती है, और उनके फिनिश होने की भी एक डेट होती है। अब शादी के कार्ड का छपना, कैटरिंग का बुक होना, टेंट का लगना, ये सारी ऐसी चीज़ें हैं जो शादी के 2 या 3 दिन पहले स्टार्ट होंगी। लेकिन अगर कार्ड के छपने की बात करें तो ये करीब 1 महीने पहले स्टार्ट होगा, और बटने भी स्टार्ट हो जाएंगे। तो इस तरीके से अगर पूरी शादी में हम देखें तो देयर आर सो मैनी एक्टिविटीज़ दैट हैव सर्टेन टाइम। उनको हमको उनके ही समय में पूरा करना होगा। अब जिस दिन शादी है उसके 2 या 3 दिन पहले तक कार्ड सारे बट जाने चाहिए। ये एक एक्टिविटी है, और इसका टाइम भी फिक्स है कि हमको इसको इतने समय में करना है। तो शादी एक बहुत ही बड़ा प्रोजेक्ट मैनेजमेंट है। इसके अलावा प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के और एग्जांपल्स हम आपको बताते हैं। जैसे लखनऊ में मेट्रो बनी, तो मेट्रो इज़ अ बिग प्रोजेक्ट। अब मेट्रो का एक डेट डिसाइड हुआ, प्लानिंग हुई, प्लानिंग में कौन सा काम कितने समय में पूरा करना है, और इसके आधार पर एक डेट बताई जाती कि हम इस तारीख को काम कंप्लीट कर लेंगे और इस तारीख को इसका
उद्घाटन करेंगे, अनवेल करेंगे। तो ये एक प्रोजेक्ट है। इस प्रोजेक्ट में बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं। कुछ एक्टिविटीज़ ऐसी होती हैं जो प्रीवियस एक्टिविटीज़ के ख़त्म होने के बाद ही होंगी। जैसे शादी में ऐसी बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं जो प्रीवियस के ख़त्म होने के बाद ही होंगी। जैसे तिलक एक प्रोग्राम होता है और मैरिज एक होता है, तो मैरिज का स्टार्ट होना इसके बाद ही हो पाएगा। यानी हम कुछ एक्टिविटीज़ के होने के पहले स्टार्ट ही नहीं कर सकते। तो हम जब प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में प्लानिंग करते हैं तो इस बात का भी हमें ध्यान रखना होता है कि किस एक्टिविटीज़ को ख़त्म करने के बाद हमको दूसरी एक्टिविटीज़ स्टार्ट करनी है। और कुछ एक्टिविटीज़ हैं जो पैरेलल चलती रहती हैं। पैरेलल चलने वाली एक्टिविटीज़ क्या हैं? जैसे टेंट वाला अपना टेंट लगा रहा है और जो कैटरिंग वाला है वो अपना खाने पीने का सामान बना रहा है। ये दो एक्टिविटीज़ ऐसी जो एक साथ चलती रहती हैं। तो पैरेलल एक्टिविटीज़ अलग होती हैं और कुछ एक्टिविटीज़ होती हैं जिनके पूरा होने के बाद ही हम आगे की एक्टिविटीज़ को स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे सड़क का बनना है, तो सड़क के बनने में सबसे पहला काम क्या है? सबसे पहला काम क्या है कि हम जगह डिसाइड करें सड़क कहाँ बनेगी। फिर इसमें मोटी वाली गिट्टियाँ पड़ती हैं, फिर इसमें रोलर चलता है, फिर पतली वाली आती है, डामर आता है। मतलब एक तरीके से हर एक्टिविटीज़ का एक सीक्वेंस है। सीक्वेंस के साथ साथ उनका पूरा होने का टाइम है। तो अब आप समझ चुके होंगे कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में किस तरीके से चीज़ें हो रही हैं। अब स्टैटिस्टिक्स का इसमें क्या रोल है? तो स्टैटिस्टिक्स जहाँ भी आती है, स्टैटिस्टिक्स के साथ साथ प्रोबेबिलिटी भी चलती है। प्रोबेबिलिटी थ्योरी ये बताती है कि अगर किसी एक्टिविटीज़ का पूरा होने का टाइम 8 दिन है तो व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल कंप्लीटेड विद इन 8 डेज। ये इन्हीं 8 दिनों में कंप्लीट हो जाएगी, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। तो कुछ चीज़ों का टाइम फिक्स होता है और कुछ चीज़ों का टाइम फिक्स नहीं होता है, प्रोबेबिलिटी में होता है। यानी हो सकता हो कि टास्क 8 दिन में हो और इसके अलावा 2 टाइम और दिए जाते हैं। अगर काम तेज़ी से किया गया तो 4 दिन में भी किया जा सकता है और देरी से किया गया तो 12 दिन भी लग सकते हैं। तो इस तरीके से हम स्टैटिस्टिकल अप्रोच लगाएंगे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट पे। और फिर जब आप क्वेश्चंस करेंगे न्यूमेरिकल्स, तब आपको क्लियर होगा कि आपने जो पढ़ा उसका यूज क्या है। तो पहला काम आपको ये करना है, जब हम प्रोजेक्ट मैनेजमेंट स्टार्ट कर रहे हैं, आपको सिर्फ सीखने की तरफ ध्यान देना है। जो चीज़ें आपको बताई जा रही, बिना ये सोचे कि इनका यूज़ क्या है, क्योंकि जब आप चीज़ों को सीखेंगे, लास्ट में जब हम क्वेश्चंस करवाएंगे तब उनका यूज़ आपको समझ में आएगा। तो पहले आपको जो भी बताया जा रहा है उसको एज इट इज़ अडॉप्ट करना है। नेटवर्क बनाना सीखना है कि नेटवर्क कैसे बनेगा। फिर जब आपको रियल लाइफ क्वेश्चंस दिखाएंगे तब आपको पता चलेगा कि ये नेटवर्क डायग्राम किस लिए हम बना रहे थे। गॉट इट? यहाँ तक किसी को कोई कन्फ्यूज़न और कोई डाउट हो तो बोल सकते हैं। नहीं? चलो ठीक है। अब हम स्टैटिस्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हुए आगे बढ़ते हैं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट को। देखिए, अब प्रोजेक्ट डिफाइंस अ कॉम्बिनेशन ऑफ इंटर रिलेटेड एक्टिविटीज़। अच्छा बताओ, जब कोई अपना घर बनवा रहा है तो क्या ये प्रोजेक्ट मैनेजमेंट है? घर में भी कुछ ऐसे टास्क होते हैं जिनके बाद ही दूसरे हो सकते हैं। जैसे सबसे पहले न्यू बनेगी, न्यू के बाद पिलर्स आएंगे, फिर स्लेब पड़ती है। तो कुछ ऐसे टास्क हैं जिनको करने के लिए पहले वाले को कंप्लीट करना ज़रूरी है। और कुछ पैरेलल चलते हैं, जैसे वायरिंग और पेंटिंग साथ साथ चल सकते हैं। घर के अंदर वायरिंग हो रही है, बाहर पेंटिंग हो रही है। इस तरीके से पैरेलल एक्टिविटीज़ भी होती हैं घर के बनने में। ओके, अब प्रोजेक्ट डिफाइंस अ कॉम्बिनेशन ऑफ इंटर रिलेटेड एक्टिविटीज़। प्रोजेक्ट्स का मतलब क्या है? इसमें हमारे पास कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ हैं जो आपस में जुड़ी हुई हैं, इंटर रिलेटेड हैं। अभी भी मैंने बोला कि कुछ होंगी जो साथ साथ चलेंगी, लेकिन कुछ होंगी जिनको पूरा करने के बाद ही हम दूसरी एक्टिविटीज़ स्टार्ट करेंगे। तो ये आपस में कनेक्टेड हैं, इंटर रिलेटेड हैं। फिर से देखेंगे, अ प्रोजेक्ट डिफाइंस अ कॉम्बिनेशन, बहुत सारी हैं, अ कॉम्बिनेशन ऑफ इंटर रिलेटेड एक्टिविटीज़ दैट मस्ट बी एग्जीक्यूटेड इन अ सर्टेन ऑर्डर, जिनको हमको एक निश्चित क्रम में करना है कि पहले कौन सा होगा और बाद में कौन सा होगा। बिफोर द इंटायर टास्क कैन बी कंप्लीटेड, जब तक कि हमारा पूरा टास्क कंप्लीट ना हो जाए। द एक्टिविटीज़ आर इंटर रिलेटेड इन अ लॉजिकल सीक्वेंस। ये एक्टिविटीज़ आपस में कैसे जुड़ी हुई हैं? एक लॉजिकल सीक्वेंस में, कि पहले कौन सा काम होना है और बाद में कौन सा काम होना है। इन द सेंस दैट, इस तरीके से, सम एक्टिविटीज़ कैन नॉट बी स्टार्ट अंटिल अदर्स आर कंप्लीटेड। कुछ एक्टिविटीज़ को तब तक नहीं स्टार्ट किया जा सकता जबकि दूसरी पूरी ना हो जाए। स्पेलिंग करेक्ट कर लेना,
अगर कहीं भी गलत हो, नोट्स बहुत पुराने हैं, ये आप लोग मैनेज कर लेना, ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं। एन एक्टिविटी इन अ प्रोजेक्ट इज़ यूजुअली व्यूड एज अ जॉब। हर एक एक्टिविटी को प्रोजेक्ट में हम एक जॉब की तरीके से देखेंगे। रिक्वायरिंग टाइम एंड रिसोर्सेज फॉर इट्स कंप्लीसन, जिसके पूरा होने के लिए हमको दो चीज़ें चाहिए, एक तो टाइम, कितने समय में पूरा होगा, और रिसोर्सेज, किस किस सामान की ज़रूरत है इसको पूरा करने के लिए। क्लियर। एग्जाम्पल्स पे आते हैं। अब देखिए, रियल लाइफ में प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की टेक्निक कहाँ कहाँ यूज़ होती है। जो इंजीनियर्स हैं उनको भी स्टैटिस्टिक्स पढ़ाई जाती है। स्टैटिस्टिक्स का ये वाला पार्ट एंड सीपीएम वाला, जितने भी लोग सिविल इंजीनियरिंग करते हैं सबको ये पढ़ना पड़ता है, इस वजह से ताकि वो इनका स्टैटिस्टिकल एस्पेक्ट भी देख पाएँ। और बहुत सारे काम होते हैं जिन पे पेपर वर्क पहले होता है, काम बाद में होता है, पहले प्लानिंग होती है, पेपर वर्क होता है। तो पेपर वर्क में ये टेक्निक्स यूज़ की जाती है पार्ट एंड सीपीएम की। जो लोग एमबीए करते हैं, एमबीए में ऑपरेशन रिसर्च का एक पेपर है, उसमें भी आपको पार्ट और सीपीएम पढ़ना पड़ता है। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। अ प्रोजेक्ट सच एज कंस्ट्रक्शन ऑफ अ ब्रिज, हाईवेज, डिज़ाइन डेवलपमेंट एंड मार्केटिंग ऑफ अ न्यू प्रोडक्ट। ब्रिज का बनना, हाईवे का बनना, किसी एक मार्केटिंग के लिए डिज़ाइन का डेवलपमेंट करना, नए प्रोडक्ट की मार्केटिंग के लिए डिज़ाइन डेवलपमेंट करना, रिसर्च एंड डेवलपमेंट वर्क एक्सेट्रा। कुछ रिसर्च और डेवलपमेंट वर्क होंगे जिनमें भी हम इनका यूज़ करेंगे। मे बी डिफाइंड एज अ कलेक्शन ऑफ इंटर रिलेटेड एक्टिविटीज़। इनको हम कह सकते हैं कि इसमें बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं जो आपस में कनेक्टेड हैं, विच मस्ट बी कम्प्लीटेड ऑन इन अ स्पेसिफाइड टाइम अकॉर्डिंग टू अ स्पेसिफाइड सीक्वेंस। जिनका ज़रूरी है पूरा होना एक दिए हुए निश्चित समय में और एक दिए हुए ऑर्डर में, कि पहले कौन सा होगा और बाद में कौन सा होगा। एंड रिक्वायर रिसोर्सेज, और इसके साथ साथ एक्टिविटीज़ को पूरा होने के लिए जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत पड़ने वाली है वो भी हमारे पास होने चाहिए। सच एज पर्सन्स, जो काम को करें, मशीन्स, जिनसे काम करवाए जाएँ, मटीरियल्स, जो मटीरियल यूज़ होने वाला है, एट्सेट्रा। चलिए कुछ पॉइंट्स देखते हैं। बिफोर स्टार्टिंग एनी प्रोजेक्ट, जब भी हम किसी प्रोजेक्ट को स्टार्ट करते हैं उसके पहले प्लानिंग, शेड्यूलिंग एंड कंट्रोलिंग द वेरियस एक्टिविटीज़ और टास्क ऑफ द गिवन प्रोजेक्ट इज़ डन सो एज टू। जब भी हम किसी प्रोजेक्ट को स्टार्ट करते हैं हमको बहुत सारी चीज़ें कर लेनी होती हैं, जैसे कि उसकी प्लानिंग, जो हमने बोला था पेपर वर्क, शेड्यूलिंग कैसे होगा, कंट्रोलिंग, हम किसी एक्टिविटीज़ को कंट्रोल कैसे करेंगे देरी होने लगे तो, ऑफ द गिवन प्रोजेक्ट, उस प्रोजेक्ट में, इज़ डन सो एज टू, किस लिए इनको करते हैं, ताकि कंप्लीट द गिवन प्रोजेक्ट बिफोर अ स्पेसिफाइड टाइम, प्रोजेक्ट दिए हुए समय में पूरा हो जाए। अब आपकी स्टडी अगर एग्ज़ाम के पहले ख़त्म नहीं हो रही है तो इसका मतलब आपको नुकसान होगा। सेकेंड क्या है, फ़ायदा या एडवांटेज, मिनिमाइज़ द कॉस्ट ऑफ द कंप्लीशन ऑफ द प्रोजेक्ट। हम प्लानिंग में जब प्लानिंग करते हैं, शेड्यूलिंग करते हैं, तो इस बात का ध्यान रखते हैं कि किसी एक्टिविटी के होने में बहुत ज़्यादा खर्च ना हो, यानी कॉस्ट को मिनिमाइज़ करते हैं। ये एम होता है प्रॉफिट को बढ़ाने का। मिनिमाइज़ द टोटल प्रोजेक्ट कंप्लीशन टाइम फॉर अ गिवन कॉस्ट। और अगर हमको बजट दे दिया जाए कि आपको 5 लाख में ये रोड तैयार करनी है, तो हम कोशिश करेंगे कि इतना पैसा खर्च करते हुए हम इसके बनने के टाइम को भी कम कर सकें। टाइम कम करने के दो तरीके हैं, ज़्यादा आदमियों को लगा दो टाइम एकदम कम हो जाएगा, लेकिन हो सकता हो कि उससे कॉस्ट बढ़ जाए। तो कॉस्ट जो आपको दी गई है उसको ध्यान में रखते हुए ही टास्क के पूरा होने के टाइम को कम करना है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स कौन कौन सी हैं अभी देखेंगे हम लोग। द टू टेक्निक्स फॉर प्लानिंग, शेड्यूलिंग एंड कंट्रोलिंग द प्रोजेक्ट्स आर PERT एंड CPM। अब ये PERT एंड CPM वो टेक्निक्स हैं जो प्रोजेक्ट के शुरू होने के पहले की चीज़ें हैं, यानी प्लानिंग, शेड्यूलिंग और कंट्रोलिंग। PERT को हम कहते हैं प्रोजेक्ट एवोल्यूशन एंड रिव्यू टेक्निक, यानी हम प्रोजेक्ट को इवेल्युएट करते हैं और रिव्यू करते हुए हम एक प्लान बनाते हैं। CPM क्या होता है, क्रिटिकल पाथ मेथड। क्रिटिकल पाथ मेथड का नाम क्रिटिकल पाथ क्यों है, इसके बारे में चर्चा करेंगे जब हम CPM को पढ़ाएंगे। तो दो टेक्निक्स हैं जिनके थ्रू हम किसी भी प्रोजेक्ट की प्लानिंग, शेड्यूलिंग और कंट्रोलिंग करेंगे। दोनों में अंतर क्या है, डिस्टिंक्शन बिटवीन PERT एंड CPM। PERT और CPM में अंतर ये है कि एक
टाइम ओरिएंटेड टेक्निक है। The PERT and CPM are basically time-oriented techniques in the sense that they both lead to the determination of time schedule for the project. The significant difference are given as, एक टेक्निक में टाइम प्रोबेबिलिस्टिक होता है और दूसरी टेक्निक में टाइम डिटर्मिनिस्टिक होता है। दोनों में डिफरेंस क्या है? प्रोबेबिलिस्टिक का मतलब इस बात की प्रोबेबिलिटी बताई जाती है कि टास्क इतने दिनों में कंप्लीट हो जाएगा। जैसे कहा गया 50% चांस है कि 10 दिनों में हम काम पूरा कर लेंगे। इसका मतलब 50% चांस ये भी तो है कि 10 दिन में पूरा ना हो पाए। ना हो पाने के केस में दो चीज़ें, या तो ये पहले पूरा हो गया या तो ये बाद में पूरा हुआ। तो जब ऐसा कोई आपको क्वेश्चन मिले जिसमें 3 तरीके के टाइम दिए गए हों, 3 तरीके के टाइम में होता है पेसिमिस्टिक, ऑप्टिमिस्टिक और मोस्ट लाइकली। क्या होते हैं ये भी सवाल में हम लोग देखेंगे। 3 तरीके के टाइम वाला जब भी आपको दिया जाए तो समझ लेना ये PERT है। और जब भी आपको क्वेश्चन दिया जाए जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक टाइम हो कि एक्टिविटी 12 दिन में होनी है तो 12 दिन में होनी है, तो हम उसको देखकर समझ जाएंगे कि ये क्या है, CPM है। यानी इसका टाइम डिटरमाइन है, प्रोबेबिलिस्टिक नहीं है। 12 दिन मतलब 12 दिन। प्रोबेबिलिटी नहीं बताई जा रही कि 12 दिन में होने की कितनी प्रोबेबिलिटी, ये बताया जा रहा है कि 12 दिन में होना है। तो PERT और CPM में ये दोनों ही टाइम ओरिएंटेड टेक्निक्स हैं, जिनमें जो डिफरेंस है वो क्या है, एक में प्रोबेबिलिस्टिक टाइम चलता है और दूसरे में डिटर्मिनिस्टिक। चलिए PERT को देखते हैं। इन PERT द टाइम एस्टिमेट्स फॉर डिफरेंट एक्टिविटीज़ आर प्रोबेबिलिस्टिक, दैट इज़ टोटल प्रोजेक्ट ड्यूरेशन इज रिगार्डेड एज अ रैंडम वेरिएबल। यानी प्रोजेक्ट अगर प्रोबेबिलिस्टिक में सारे टास्क सही समय पे पूरे हो गए तो मिनिमम टाइम में कंप्लीट होगा, और किसी टास्क में कोई भी किसी प्रोजेक्ट में कोई भी टास्क डिले हुआ तो टाइम बदल भी सकता है। इसीलिए जो टोटल टाइम है उसको रैंडम वेरिएबल कहा गया है। मे बी 1 महीने का टाइम है तो 1 मंथ में कंप्लीट हो जाए, या 1 मंथ 10 डेज लग जाएं, पॉसिबल है। PERT इज़ नॉर्मली यूज फॉर प्रोजेक्ट्स इन्वॉल्विंग एक्टिविटीज़ ऑफ नॉन रिपीटिव नेचर। PERT को हम तब यूज़ करते हैं जब एक्टिविटीज़ को बार बार रिपीट ना करना हो। कुछ ऐसे होते हैं जिसमें हम एक्टिविटीज़ को बार बार रिपीट करते हैं। अच्छा, बार बार रिपीट करने से हुआ क्या, जब हम किसी भी एक्टिविटीज़ को बार बार करते हैं तो हमको एक एक्सपीरियंस हो जाता है। हम ये जान जाते हैं कि हम इसको कितने समय में पूरा कर लेंगे, और जब एग्जैक्ट आइडिया हमको हो जाता है तो फिर उसमें प्रोबेबिलिटी नहीं आती है, डिटर्मिनिस्टिक हो जाता है। इसीलिए रिपीट करते समय डिटर्मिनिस्टिक हो जाएगा, और नॉन रिपीटिव में पहली बार हम कोई काम कर रहे हैं तो एक आइडिया रफ लेकर चलते हैं कि इतने दिनों में कर लेंगे, लेकिन होगा कि नहीं ये कंफर्म नहीं होता है। तो नॉन रिपीटिव में PERT यूज़ करेंगे। इट इज़ एन इवेंट ओरिएंटेड नेटवर्क। इवेंट ओरिएंटेड नेटवर्क क्या होता है, ये भी जब नेटवर्किंग पे आएंगे तब चर्चा करेंगे। इवेंट का मतलब ये कह लो, माइलस्टोन कह लो या ब्रेक कह लो, कि हमारा पहला काम था कि 4 दिनों में सड़क पर मोटी वाली गिट्टियाँ डाल दें, तो पहली इवेंट हो गई। दूसरी इवेंट है कि इनके बाद थोड़ी सी मिट्टी से इसको बराबर किया जाए। तीसरी इवेंट है कि अब जो महीन वाली या पतली गिट्टियाँ आती हैं जिनसे सड़क बनती है, विद तारकोल जिसको डामर कहते हैं, को डाला जाए। तो आप इसमें देख सकते हैं कि हर एक टास्क एक इवेंट है, इसीलिए इसको इवेंट ओरिएंटेड नेटवर्क भी कहते हैं। आते हैं CPM पर। CPM क्या है? इन CPM द टाइम एस्टिमेट्स फॉर डिफरेंट एक्टिविटीज़ आर डिटर्मिनिस्टिक। इस टेक्निक में जो टाइम होता है वो हर एक्टिविटीज़ के लिए डिटर्मिनिस्टिक होता है, यानी फिक्स होता है कि इतने समय में होगा। दैट इज़ टोटल प्रोजेक्ट ड्यूरेशन इज़ डिटर्मिनिस्टिक। और चूँकि हर एक्टिविटी का टाइम फिक्स है तो हम सबको ऐड करके ये भी बता सकते हैं कि हमारा प्रोजेक्ट कितने दिनों में पूरा हो जाएगा। CPM इज़ नॉर्मली यूज फॉर प्रोजेक्ट इन्वॉल्विंग एक्टिविटीज़ ऑफ रिपीटिव नेचर। जिन एक्टिविटीज़ को बार बार करना होता है उनके लिए हम CPM का यूज़ करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्टेप्स ऑफ PERT CPM टेक्निक्स। स्टेप में जो काम हमें करने हैं उनको हम क्वेश्चंस के थ्रू भी सीखेंगे, बट अभी स्टेप में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो बेसिक्स हैं, तो आज हम आपको स्टेप्स करवाएंगे। कोशिश करेंगे कि हम कल से आपको नेटवर्किंग कराना स्टार्ट कर दें, मतलब नेटवर्क डायग्राम बनता कैसे है। कुछ चीज़ें जैसे इनमें बताई जाएंगी, मर्ज इवेंट, बस्ट इवेंट, ये सब आप जब नेटवर्क डायग्राम बनाओगे तो इनके बारे में डिटेल में समझोगे। जो नेटवर्किंग का कॉन्सेप्ट स्टार्ट होगा वो अभी थोड़ा सा डिले लगेगा, उसमें एक्टिविटीज़ का बनाना वो अगले PDF से होगा, ठीक है। तो आज बेसिक सारा देखेंगे, फिर कल से हम कोशिश करेंगे कि आपको हम नेटवर्क बनाना सिखाएं। चलिए
आगे बढ़ते हैं। स्टेप्स में देखिए क्या क्या है। सबसे पहला स्टेप क्या है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट बाय पार्ट CPM कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग स्टेप। पहला है प्रोजेक्ट प्लानिंग एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ नेटवर्क, यानी प्लानिंग करेंगे और एक नेटवर्क ड्रॉ करेंगे। जो एक्टिविटीज़ का नेटवर्क होगा बताएगा कि कौन सी एक्टिविटीज़ पहले होनी है, कौन सी बाद में होनी है, कौन सी पैरेलल होनी है। द वेरियस स्टेप्स इन्वॉल्व ड्यूरिंग दिस फेज आर गिवन एज। इसमें बहुत सारे स्टेप्स इन्वॉल्व हैं। पहला, आइडेंटिफाई वेरियस एक्टिविटीज़ आर टास्क। सारी एक्टिविटीज़ को पहचानो कि काम क्या क्या होना है। सेकंड, डिटरमाइन रिक्वायर्ड रिसोर्सेज, और जो एक्टिविटीज़ होनी उनके लिए सामान क्या क्या चाहिए। जैसे कैटरिंग का काम होना है तो उसके लिए क्या क्या सामान चाहिए, कितना चाहिए। सच एज मैन, काम करने वाले लोग कितने चाहिए। मटेरियल, रॉ मटेरियल जिससे हम प्रोडक्ट बनाएंगे वो कितना चाहिए, कौन कौन सी मशीनें लगेंगी, एट्सेट्रा। फॉर परफॉर्मिंग द अबव एक्टिविटीज़, इन एक्टिविटीज़ को करने के लिए। थर्ड, एस्टीमेट कॉस्ट, हम हर टास्क का एक प्राइस या कॉस्ट बताएंगे। जब भी आप कैटरिंग वाले के पास जाते हो, बताते हो कि हमें 500 आदमियों की कैटरिंग करनी है, इतने लोगों का खाना बनवाना है, तो वो आपको एक बजट बताता है। दैट इज़ कॉल्ड एस्टीमेट कॉस्ट। यानी वो बताता है कि अगर आप सामान मंगवा कर देंगे, हमसे सिर्फ बनवाएंगे, तो हम इतना पैसा लेंगे। लेकिन अगर आप सोचते हैं कि आप कुछ ना करें, हम आपको सारा सामान ला के बना के खाना दे दें, तो आपको पर प्लेस कॉस्ट 1500 रुपये आएगी। इस तरीके से आपने सुना होगा। ये होता है एस्टीमेट ऑफ कॉस्ट। तो ये जो काम करता है उसको आइडिया हो जाता है कि हम कितना पैसा लें ताकि हम फ़ायदे में रहें। यानी कि वो एस्टीमेट भी करता है और साथ साथ अनुभव भी करता है। एस्टीमेट कॉस्ट एंड टाइम, टाइम का भी एस्टिमेशन होता है कि किस टास्क को हम कितने समय में पूरा करेंगे। फॉर वेरियस एक्टिविटीज़, यानी जितनी भी हैं लगभग सबके लिए काम हम करते ही करते हैं। फोर्थ पॉइंट क्या है, डिटरमाइन द इंटर रिलेशनशिप एमंग वेरियस एक्टिविटीज़। ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। क्यों? क्योंकि हमको एक्टिविटीज़ के बीच में रिलेशनशिप कैसी है, मतलब किसको पहले करना है, किसको बाद में करना है, किसको साथ साथ करना है, ये पता होना बेहद ज़रूरी है। इसके बिना प्रोजेक्ट में टाइम या तो बढ़ जाएगा या फिर ऐसा होगा कि मेन दिन आ गया है, जो फाइनल डे है प्रोजेक्ट कंप्लीशन का, और अभी भी कुछ एक्टिविटीज़ अधूरी रह गई हैं। तो रिलेशनशिप बिठाना या निकालना बेहद ज़रूरी है। डेवलप अ नेटवर्क डायग्राम शोइंग सीक्वेंशियल इंटर रिलेशनशिप एमंग वेरियस एक्टिविटीज़। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एक नेटवर्क डायग्राम को बनाओ जिसमें ये बताया जाए कि एक्टिविटीज़ आपस में किस तरीके से लिंक्ड हैं, कौन सी पहले करवानी है और कौन सी बाद में करवानी है। तो ये स्टेप्स आपको समझ में आए, इसमें किसी को कोई डाउट? ये थी प्लानिंग। अब आते हैं शेड्यूलिंग पर। शेड्यूलिंग का पहला स्टेप है आफ्टर प्लानिंग। शेड्यूलिंग ऑफ द प्रोजेक्ट इज डन, द वेरियस स्टेप्स इन्वॉल्व ड्यूरिंग द फेज आर गिवन एज। शेड्यूलिंग में हमें क्या क्या करना है? पहला पॉइंट, एस्टिमेट द ड्यूरेशन ऑफ एक्टिविटीज़ कंसिडरिंग दैट द रिसोर्सेज रिक्वायर्ड फॉर देयर एग्जीक्यूशंस आर मोस्ट इकोनॉमिकल। हम हर एक्टिविटीज़ का ड्यूरेशन निकालेंगे, एस्टीमेट करेंगे, ये मानते हुए कि जो भी उनको रिसोर्स चाहिए अपनी एक्टिविटीज़ को पूरा करने के लिए आर मोस्ट इकोनॉमिकल, यानी इनको सस्ते दामों पे ख़रीदा गया होगा। सस्ते दाम का मतलब ये होता है एक ही प्रोडक्ट के अलग अलग शॉप पर अलग अलग रेट होते हैं। तो जब प्रोडक्ट सेम हो तो हम वहाँ पर जाएं जहाँ पर उसका पैसा कम हो। वायरिंग करवानी है तो आप 4 दुकानों पर जाओ बिजली का सामान देखने, चारों के अलग अलग रेट होंगे। तो इसलिए इकोनॉमिकल भी रहना है ताकि हम टोटल कॉस्ट को मिनिमाइज़ कर सकें। सेकंड पे आते हैं, बेस्ड ऑन टाइम एस्टीमेट्स प्रिपेयर अ टाइम चार्ट शोइंग द स्टार्ट एंड फिनिश टाइम। टाइम एस्टीमेट पर बेस्ड होकर हम हर एक एक्टिविटी का एक समय सारणी बनाएंगे, टाइम चार्ट्स बनाएंगे, जिसमें ये बताया जाएगा कि एक्टिविटीज़ कब शुरू होगी और कब ख़त्म होगी। इसको भी हम क्वेश्चंस में बनाएंगे और बनाकर देखेंगे। फॉर ईच एक्टिविटी एज वेल एज इट्स रिलेशनशिप टू अदर एक्टिविटीज़, और इस चार्ट में हम एक्टिविटीज़ के बीच की रिलेशनशिप को भी देखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रोजेक्ट कंट्रोल, लास्ट बट मोस्ट इम्पॉर्टेंट, द फाइनल फेज ऑफ द प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इज़ कंट्रोलिंग। अब यहाँ पर काम आया मैनेजमेंट, यानी जो भी टास्क हो रहे हैं उन पर निगाह रखना, नज़र रखना।
क्योंकि अगर टास्क को हमने डे बता दिया इतने दिनों में होना है, कॉस्ट बता दी इतने में होना है, लेकिन हम उसकी निगरानी नहीं कर रहे हैं, तो लापरवाही के कारण बहुत सारी चीज़ें बदल सकती हैं। बाय हैविंग प्रोग्रेस रिपोर्ट्स फ्रॉम टाइम टू टाइम, यानी हर समय एक दिन छोड़कर 2 दिन छोड़कर हम देखते रहें कि हमारी प्रोग्रेस रिपोर्ट क्या है। एंड अपडेटिंग टाइम नेटवर्क कंटिन्यूसली, और हम अपने नेटवर्क को अपडेट करते रहें। जो टास्क पूरा हुआ कम समय में हुआ तो अच्छी बात है, जितना समय लगा उसको देखकर अपडेट करते रहें। अ बेटर फाइनेंशियल एज वेल एज टेक्निकल कंट्रोल ओवर द प्रोजेक्ट इज़ एक्सरसाइज्ड। हम कोशिश करेंगे कि हमारा अपने प्रोजेक्ट पर बेटर फाइनेंशियल और वेल टेक्निकल कंट्रोल हो। फाइनेंशियल इसलिए ताकि पैसे की बर्बादी ना हो। आगे बढ़ते हैं। पार्ट सीक्वेंस नेटवर्क कंपोनेंट्स। अब जब हम नेटवर्क डायग्राम बनाएंगे तो उनमें कुछ कंपोनेंट्स का यूज़ होगा। जान लेते हैं पहले उन कंपोनेंट्स के बारे में जो नेटवर्क डायग्राम बनाते समय हम यूज़ करेंगे। तो कौन कौन से मेजर कंपोनेंट हैं? पहला है इवेंट्स और नोड। तो इसका नाम आपने पहले भी सुना है, जब आप यूनिट 3 पढ़ रहे थे तो इनको नोड कहते थे, इनको आर्क कहते थे। आर्क की एक लेंथ होती थी जो टाइम को बताती थी। तो इवेंट्स और नोड क्या हैं? इवेंट ऑफ द नेटवर्क रिप्रेजेंट द स्टार्ट और द कंप्लीशन ऑफ एन एक्टिविटीज़। अब मान लो जीरो मतलब पहले दिन कोई काम स्टार्ट हुआ, इसको पूरा होने में 4 दिन लगे, तो ये वाला पॉइंट जो है बताएगा फिनिश और ये वाला टाइम बताएगा स्टार्ट। 0 में स्टार्ट हुआ और 4 दिन बाद ये टास्क फिनिश हो गया, तो इनको क्या कहते हैं? नोड। और जो 2 नोड को कनेक्ट करते हुए लाइन बनी, ये इस इवेंट की लाइन है। द इवेंट्स कैन बी क्लासीफाइड इनटू 3 कैटेगरीज। अब इवेंट्स को हम 3 कैटेगरीज, कौन कौन सी कैटेगरीज इनमें डिवाइड करेंगे? पहली है मर्ज इवेंट। ये क्या होती है? मर्ज इवेंट का मतलब ये होता है कि लास्ट डे आकर सारी एक्टिविटीज़ आपस में जुड़ें। यानी अगर हम शादी वाली प्रोजेक्ट मैनेजमेंट को लेकर चले तो बारात आने के पहले कौन कौन से काम पूरे हो जाने चाहिए? खाना लग जाना चाहिए, स्टेज तैयार हो जाना चाहिए, म्यूज़िक वाला रेडी होना चाहिए। तो ये सारी एक्टिविटीज़ एक सर्टेन टाइम पर आके क्या हो रही हैं? मिल रही हैं। तो जब कई सारी एक्टिविटीज़ किसी सर्टेन टाइम पर आकर मिलती हैं, दैट इज़ नोन एज मर्ज इवेंट्स और मर्ज एक्टिविटीज़। एन इवेंट विच रिप्रेजेंट्स द ज्वाइंट कंप्लीशन ऑफ मोर देन वन एक्टिविटी। ये एक इवेंट है जिसने 3 एक्टिविटीज़ का ज्वाइंट कंप्लीशन दिखाया कि यहाँ तक पहुँचते पहुँचते ये तीनों हो जानी चाहिए, इज़ नोन एज मर्ज इवेंट। कोई डाउट किसी को? बस इवेंट क्या होती हैं इसके बारे में जानते हैं। एन इवेंट विच रिप्रेजेंट द इनिशिएशन ऑफ मोर देन वन एक्टिविटीज़। जैसे जब शादी के 3 दिन होते हैं तो उस समय कई काम एक साथ स्टार्ट होते हैं। जैसे कुछ आदमियों को भेजा गया कि टेंट वाले से बात करके टेंट लगवाएं, कुछ को भेजा गया कि सब्जी लेकर आएँ, कुछ को भेजा गया कि शादी में जो सजावट का सामान है वो लेकर आओ। तो ये सारी एक्टिविटीज़ एक ही टाइम पे एक ही जगह से स्टार्ट हो रही हैं। एंड इवेंट्स विच रिप्रेजेंट्स द इनिशिएशन ऑफ मोर देन वन एक्टिविटीज़, यानी ये वो डेट है या वो दिन है जहाँ पर हम एक साथ कई काम स्टार्ट करवा रहे हैं, इज़ नोन एज बस्ट इवेंट। तो नेटवर्किंग की भाषा में इसको हम किस नाम से जानते हैं? बस्ट इवेंट के नाम से। चलिए आगे बढ़ते हैं। बस्ट एंड मर्ज इवेंट। कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ काम फिनिश हो रहे होते हैं और उसके तुरंत बाद कुछ हमको स्टार्ट करने होते हैं। तो जब दोनों का मेल होता है या दोनों मर्ज हो जाते हैं तो हम इनको बस्ट एंड मर्ज इवेंट भी कहते हैं। और नेटवर्किंग में आपको ऐसे बहुत सारे नोड या इवेंट देखने को मिलेंगी जब कुछ कंप्लीट होंगे और तुरंत ही कुछ स्टार्ट होंगे। सेकंड पे आते हैं, एक्टिविटी। एनी इंडिविजुअल ऑपरेशन विच यूटिलाइज रिसोर्सेज एंड हैज़ अ स्टार्टिंग एंड अ कंप्लीशन इज कॉल्ड एक्टिविटी। एक्टिविटी क्या है? एनी इंडिविजुअल ऑपरेशन, कोई भी एक अलग काम, विच यूटिलाइज रिसोर्सेज, जिसमें हमें कुछ सामान की ज़रूरत पड़े, एंड हैज़ अ स्टार्टिंग एंड अ कंप्लीशन टाइम, और जिसके शुरू होने और ख़त्म होने का एक समय हो, इज़ कॉल्ड एन एक्टिविटी। एक्टिविटी को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? एन एरो इज़ कॉमनली यूज टू रिप्रेजेंट एन एक्टिविटी विद इट्स हेड इंडिकेटिंग द डायरेक्शन ऑफ प्रोग्रेस इन द प्रोजेक्ट। जैसे हमने किसी एक एक्टिविटी को इस तरीके से रिप्रेजेंट किया, तो ये एक्टिविटी क्या बताता है? इसका जो हेड है वो बताता है जहाँ पर आकर मिला इस डायरेक्शन में हमारा प्रोजेक्ट बढ़ रहा है।
इससे स्टार्ट हुआ, एक काम हो गया जो यहाँ पर आया, जैसे ये काम फिनिश हुआ एक नई एक्टिविटी स्टार्ट हुई, फिर ये फिनिश हुई, फिर एक नई एक्टिविटी स्टार्ट हुई। एग्जाम्पल्स में आपको ये और क्लियर हो जाएगा। अब बात करते हैं एरो की। एन एरो आई टू जे, यानी जब हम इस एरो की बात करेंगे तो इसके लिए आई ये होगा, जे ये होगा। जब इस एरो की बात करेंगे तो इसके लिए आई ये होगा और जे ये होगा। यानी हर एक एक्टिविटी का स्टार्टिंग टाइम आई कहलाता है या स्टार्टिंग नोड आई कहलाता है, और फिनिशिंग या कंप्लीशन वाला नोड जे कहलाता है। तो एन एरो आई जे एक्सटेंडेड बिटवीन टू इवेंट्स, एक एरो दो इवेंट के बीच में होगा। टेल को आई कहेंगे यानी जहाँ से स्टार्ट होगा, एंड द हेड जहाँ पे ख़त्म होगा उसको हम जे कहेंगे। आई रिप्रेजेंट द स्टार्ट ऑफ एक्टिविटी एंड जे रिप्रेजेंट द कंप्लीशन ऑफ एक्टिविटी। आई लेस देन जे क्यों लिखा गया है? जब नंबरिंग करते हैं तो नंबरिंग कैसे करते हैं, ये जब नेटवर्किंग पे आएंगे तब देखेंगे, आपको पता चलेगा कि हमेशा स्टार्टिंग टाइम की जो नंबरिंग है, इसको अगर हमने 3 नंबर दिया तो इसको क्या देंगे 4। तो इसलिए ये कंडीशन लिखी गई है कि आई इज़ लेस देन जे। द एक्टिविटी कैन बी क्लासीफाइड इनटू 3 कैटेगरीज। एक्टिविटीज़ को भी 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया। कौन कौन सी? प्रीडिसेसर एक्टिविटीज़। प्रीडिसेसर्स क्या होती हैं? एन एक्टिविटी विच मस्ट बी completed बिफोर वन और मोर अदर एक्टिविटीज़ स्टार्ट इज़ नोन एज प्रीडिसेसर्स। किसी भी एक ऐसी एक्टिविटी को हम कंप्लीट कर लें बिफोर कुछ और स्टार्ट हों, उसके पहले ही हम इसको पूरा कर लें, यानी जो पहले ही पूरी हो जाए दूसरे के स्टार्ट होने के पहले, उसको हम प्रीडिसेसर एक्टिविटीज़ कहते हैं। एक एक्टिविटी है कि टेंट लग जाए इसके पहले कि लोगों का आना शुरू हो, तो ये एक्टिविटीज़ इसके लिए क्या हो गई? प्रीडिसेसर्स हो गई। कुछ एक्टिविटीज़ होती हैं जिनको सक्सेसर्स कहते हैं। सक्सेसर का मतलब बाद वाली। तो प्रीडिसेसर में कोई दिक्कत किसी को? चलिए आगे बढ़ते हैं। सक्सेसर एक्टिविटीज़ क्या हैं? एन एक्टिविटी विच स्टार्टेड इमीडिएटली आफ्टर वन और मोर ऑफ द अदर एक्टिविटीज़ आर कंप्लीटेड। कुछ एक्टिविटीज़ ऐसी होती हैं जो कुछ के पूरा होने के बाद तुरंत स्टार्ट हो जाएंगी, दैट इज़ नोन एज सक्सेसर। यानी इधर वाली सक्सेसर हो गई और इधर वाली प्रीडिसेसर्स हो गई। डमी एक्टिविटी क्या होती है? डमी एक्टिविटी एक तरीके से कोई एक्टिविटी नहीं होती है। मान लो हमने एक टास्क पूरा कर लिया, टेंट लग गया है। अब टेंट लगने के बाद खाना बन रहा है, लेकिन उसके बनने में भी टाइम है और बारात आने में भी टाइम है। तो जो टाइम ऐसा होता है जिसमें एक तरह के लोग खाली हो जाएं या कुछ ना कर रहे हों, बैठे हों, उनका टाइम भी जीरो हो, दैट इज़ नोन एज डमी एक्टिविटीज़। एन एक्टिविटी विच डज नॉट कंज्यूम आइदर एनी रिसोर्सेज, ना तो किसी सामान की ज़रूरत है, एंड टाइम, ना तो समय की ज़रूरत है। बस काम पूरा हो गया, बैठे हुए हैं, क्योंकि अगला काम जब तक शुरू नहीं होगा तब तक उनकी कोई ज़रूरत नहीं लगने वाली है, इज़ नोन एज डमी एक्टिविटी। तो आपको डमी एक्टिविटी क्लियर हो गई? चलो अब तक हमने जितना कराया, क्या सारी चीज़ें क्लियर हैं? एक बार आपको रिवाइज करना पड़ेगा। एक बार बताइए सब लोग। यस सर। चलिए ठीक है। अ डमी एक्टिविटी इन अ नेटवर्क इज एडेड ओनली टू रिप्रेजेंट द गिवन प्रेडिसेंस रिलेशनशिप एमंग द एक्टिविटीज़। डमी को केवल हम इसलिए यूज़ करते हैं ताकि हम एक्टिविटीज़ के बीच में रिलेशनशिप को दिखा सकें। कैसे, वो सब आप क्वेश्चन में भी देखोगे। अ डमी एक्टिविटी इज़ डिनोटेड बाई डॉटेड लाइन, मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन। जब भी हम नेटवर्क डायग्राम ड्रॉ करेंगे तो जब भी डॉटेड लाइन दिखे समझ जाना ये डमी एक्टिविटी है, और या तो इस पे टाइम 0 दिख जाए तो भी समझ जाना ये डमी एक्टिविटी है। अ डमी एक्टिविटी इज़ एडेड इफ़, डमी एक्टिविटी को कब ऐड करते हैं? 2 और मोर पैरेलल एक्टिविटीज़ ऑन अ प्रोजेक्ट हैव सेम हेड। मान लो हमने आज हमारा काम स्टार्ट हुआ और सेम डे से हमने 3 टास्क स्टार्ट किए। अब जो एक टास्क और है वो इनके और इनके पूरा होने के बाद स्टार्ट होगा। तो ये दोनों पूरा हो गए हैं, इसके लिए हम इसको डमी से मिलाते हैं। डमी से मिलाने का मतलब ये भी स्टार्ट हुई थी सेम टाइम पे, ये भी स्टार्ट हुई थी सेम टाइम पे, ये यहाँ से मिली तो इसका मतलब दोनों कंप्लीट। अब यहाँ से एक नई एक्टिविटी स्टार्ट करेंगे। तो डमी की ज़रूरत तब भी पड़ती है जब हमको कोई एक टास्क स्टार्ट करना हो 2 पैरेलल एक्टिविटीज़ के पूरा होने के बाद। 2 और मोर पैरेलल एक्टिविटीज़ ऑन अ प्रोजेक्ट हैव सेम हेड एंड टेल, यानी 2 पैरेलल एक्टिविटीज़ हैं जिनके हेड और टेल सेम है। तो इस तरीके से जोड़ना नेटवर्क डायग्राम के रूल का वायोलेशन माना जाता है। जब हम नेटवर्क डायग्राम बनाना सिखाएंगे तब आपको बताएंगे
हमें किन्हीं दो नोड्स को जो कि पैरेलल हैं डमी से ही ऐड करना होता है। डायरेक्टली आके नहीं ऐड कर सकते कि ए स्टार्ट हुआ यहाँ कर मिल गया, बी स्टार्ट हुआ यहाँ कर मिल गया, ये गलत तरीका होता है। ठीक है, डमी कैसे यूज करते हैं वो सब प्रैक्टिस हम करवाएंगे। कम से कम हम आपको 10 क्वेश्चंस नेटवर्क डायग्राम के इस तरीके से बताएंगे कि आप नेटवर्क बनाना सीखें। लेकिन आपको भी थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। मेहनत इन द सेंस, किसी भी एक एक्टिविटी या नेटवर्क को बनाने के लिए पहले आप अपना माइंड यूज़ करिए, फिर हम बताएंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। सारे हम बताते चले जाएंगे तो जो सीखने वाली प्रोसेस है वो अधूरी रह जाएगी। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए कल की क्लास में आप लोग एक रफ कॉपी और पेन लेकर बैठेंगे। जब मैं इधर से आपको क्वेश्चंस असाइन करूँगा, पहले आप उसे खुद करेंगे, देन मैं इधर से बताऊँगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो डमी को जोड़ने के कई तरीके होते हैं। हो सकता हो ए और डमी मिल के फिर बी स्टार्ट हो। तो ये सारी चीज़ें हम नेटवर्क डायग्राम में देखेंगे कैसे आती हैं। आगे बढ़ते हैं। 2 or more activities have some of their immediate predecessors activities in common। डमी एक्टिविटी यहाँ पर भी यूज़ की जा सकती है। कैसे? ये दोनों एक्टिविटीज़ पूरी हुई और इसके बाद फिर 2 स्टार्ट हुई, तो इनको ऐड करने के लिए भी डमी यूज किया जाता है। लेकिन याद रखना है कि हम अपने नेटवर्क में डमी का यूज़ तभी करेंगे जब इसकी ज़रूरत होगी। कई बार ऐसा होता है कि डमी की ज़रूरत ही नहीं है और फिर भी हमने डमी बना रखी है, तो हमारे नेटवर्क डायग्राम को गलत माना जाता है। प्रैक्टिस से आप जान पाएंगे कि कब हमको डमी की ज़रूरत है और कब नहीं है। ओके, रूल्स फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ नेटवर्क डायग्राम, ये भी आज ही देखते हैं। इन नेटवर्क डायग्राम एरोज रिप्रेजेंट्स एक्टिविटीज़ एंड सर्कल्स आर इवेंट्स। जो एरो बनते हैं वो एक्टिविटी को बताते हैं कि ये एक्टिविटी हो रही है, और जो सर्कल्स बनते हैं वो इवेंट को बताते हैं कि टास्क पूरा हो गया, अब यहाँ से अगला टास्क स्टार्ट करेंगे। द लेंथ ऑफ एन एरो इज़ ऑफ नो सिग्निफिकेंस। मान लो हमारा कोई एक काम 4 दिन में पूरा हो रहा है, तो 4 दिन के लिए ये नहीं कि हम 4 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करें। आपकी लाइन इतनी लंबी भी हो सकती है और इतनी छोटी भी, बस इस पे लिखा होगा कि कितने दिनों में टास्क हो रहा है। तो लेंथ का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, कितना भी बड़ा करें और कितना भी छोटा करें, क्योंकि वो एक रफ डायग्राम है जो ये बताता है कि किसी प्रोजेक्ट के होने में जो छोटी छोटी एक्टिविटीज़ हैं उनके लिए टाइम कितना चाहिए और पैसा कितना चाहिए। ईच एक्टिविटी शुड बी रिप्रेजेंटेड बाई 1 and only 1 एरो। हर एक एक्टिविटी को केवल एक एरो से रिप्रेजेंट करेंगे इन द नेटवर्क। द टेल ऑफ एन एक्टिविटी रिप्रेजेंट द स्टार्ट एंड हेड ऑफ एन एक्टिविटी रिप्रेजेंट्स द कंप्लीशन ऑफ वर्क। टेल मतलब आई, जहाँ से स्टार्ट हुआ है वो स्टार्टिंग टाइम होगा, और जे मतलब हेड, जहाँ पे पूरा होगा वहाँ पर पूरा होने का टाइम होगा। तीसरा पॉइंट, अ नेटवर्क शुड हैव ओनली 1 इनिशियल इवेंट एंड ओनली 1 टर्मिनल इवेंट। नेटवर्क में क्या क्या होने चाहिए? केवल एक ही उसका स्टार्टिंग पॉइंट होना चाहिए और एक ही एंडिंग पॉइंट होना चाहिए। द जनरल रूल फॉर नंबरिंग द इवेंट इज दैट नंबर ऑफ एन एक्टिविटी हेड ऑलवेज बी लार्जर दैन दैट ऑफ इट्स टेल। अभी हमने बताया था आई लेस देन जे। तो अगर कोई एक एक्टिविटी स्टार्ट हुई है तो इसकी नंबरिंग हमेशा इस वाले से कम रहनी चाहिए। इस बात को भी ध्यान में रखना है। तो जब हम आपको डायग्राम बनवाएंगे तब नंबरिंग भी करवाएंगे, और उस समय आपसे गलती होगी तो आप सीख पाओगे कि ये बातें कैसे ध्यान में रखनी है। ओके, हेड शुड बी ऑलवेज लार्जर दैन ऑफ इट्स टेल, दैट इज द इवेंट शुड बी नंबर्ड सच दैट फॉर ईच एक्टिविटी आई जे, आई इज ऑलवेज लेस देन जे। No two activities can be identified by same head and tail events। दो एक्टिविटीज़ के हेड और टेल सेम नहीं हो सकते, यानी ऐसा नहीं हो सकता। अभी हमने बताया था ना कि ऐसा होना एरर है। एक एक्टिविटी ये है जिसका टेल ये है और हेड ये है, दूसरी है जिसका टेल भी है और हेड भी है, सेम हो गया। तो ऐसी एक्टिविटीज़ के लिए डमी यूज़ करेंगे। ये कंडीशन नहीं होनी चाहिए नेटवर्क डायग्राम में। To ensure the correct predictions relationship in the arrow diagram, the following questions must be answered as every activity is added। ये इंश्योर होने के लिए कि हमारा रिलेशनशिप या नेटवर्क डायग्राम करेक्ट है, जिस भी प्रोजेक्ट के लिए हम उसे बना रहे थे, हम अपने नेटवर्क डायग्राम पे कुछ क्वेश्चंस रेस करेंगे और उनके आंसर्स को देखते हुए आगे बढ़ेंगे। पहला, व्हाट एक्टिविटी मस्ट बी कम्प्लीटेड इमीडिएटली, यानी कौन सी एक्टिविटी है जिसका कंप्लीट होना जरूरी है, मस्ट बी, तुरंत कंप्लीट होना जरूरी है।
बिफोर द एक्टिविटी कैन स्टार्ट, जबकि दूसरी उससे स्टार्ट हो रही है। वॉट एक्टिविटी मस्ट फॉलो दिस एक्टिविटी, कौन सी एक्टिविटी किस एक्टिविटी को फॉलो कर रही है, मतलब किसके बाद होगी। वॉट एक्टिविटीज़ मस्ट अकर कंकरेंटली विद दीज एक्टिविटीज़, कौन सी एक्टिविटीज़ हैं जो एक साथ अकर करेंगी। एरर, नेटवर्किंग बनाते समय कौन कौन सी गलतियाँ आपसे होंगी जिनका आपको ध्यान रखना है। हमारे पास नेटवर्क बनाते समय एक स्टार्टिंग पॉइंट होगा, एक एंडिंग पॉइंट होगा। हम जब स्टार्टिंग से स्टार्ट करेंगे तो उनको नोड पे मिलाते हुए चलेंगे। ऐसा नहीं कि एक एक्टिविटी हमने यहाँ से स्टार्ट की और उसका कोई एंडिंग पॉइंट ही नहीं था, जैसे ये एंडिंग पॉइंट है लेकिन ये फाइनल से नहीं पहुँचा, तो ऐसी एक्टिविटीज़ को हम कहते हैं डैंगलिंग। डैंगलिंग मतलब बीच में लटकी हुई हैं, बीच में रुकी हुई हैं, कंप्लीट नहीं हुई हैं। तो हमारे नेटवर्क डायग्राम का फिगर या डायग्राम ऐसा होना चाहिए जिसमें हमको हर एक एक्टिविटी किसी दूसरी एक्टिविटीज़ से जुड़ी होनी चाहिए और स्टार्टिंग में सारी एक्टिविटीज़ स्टार्टिंग पॉइंट से स्टार्ट हों और एंडिंग में सारी इस पे आकर एंड भी हो जाएं, पैरेलल एक्टिविटीज़ जितनी भी होंगी। कैसे, ये सब तो हम लोग करके देखेंगे। ओके, लूपिंग और साइकिलिंग क्या होता है इसके बारे में जान लेते हैं। ड्राइंग एन एंडलेस लूप इन अ नेटवर्क इज़ नोन एज लूपिंग। ये एरर होती है, आप जब भी डायग्राम बनाओगे उसमें कभी भी लूपिंग नहीं होगी। जैसे आपने यहाँ से एक्टिविटी स्टार्ट की, यहाँ से स्टार्ट की, डायरेक्शन आपको पता है, यहाँ स्टार्ट यहाँ फिनिश है, फिर यहाँ से स्टार्ट की। अब ऐसा नहीं कि इस एक्टिविटी को स्टार्ट मानते हुए हम यहाँ फिनिश मान लें, ये कभी नहीं होगा। आगे बढ़ते जाएंगे, लूपिंग कभी नहीं होगी। तो लूपिंग अगर हो रही है आपके डायग्राम में तो आपका डायग्राम गलत माना जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, रिडंडेंसी। रिडंडेंसी क्या है? अननेसेसरली इंसर्टिंग द डमी एक्टिविटी इन अ नेटवर्क इज़ नोन एज रिडंडेंसी। जब हमको डमी की ज़रूरत हो तभी हम डमी को लगाएं, जब इसकी ज़रूरत ना हो तो उसको ना लगाएं। ये रिडंडेंसी के नाम से एरर जानी जाती है। कैसे, ये हम प्रैक्टिस में सीखेंगे, कब डमी लगानी है और कब डमी नहीं लगानी है। तो कल की क्लास ऐसी होने वाली है जिसमें आप नेटवर्क का बनाना सीखेंगे और साथ ही साथ ये भी जानेंगे कि कौन कौन सी गलतियाँ आपसे हो रही हैं नेटवर्क के बनाते समय। तो रेडी रहिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्लास है कल की। और कल की क्लास में हम आपको थोड़ा सा भी दिखा भी देते हैं ताकि आपको एक आइडिया हो जाए कि कल क्या करना है। ठीक है, आपको हम कल की क्लास में बताएंगे कि कैसे आपको दिया जाएगा क्वेश्चंस। ये देखिए, ये क्वेश्चंस हैं, इनमें आपको दिया गया है ए इज़ द फर्स्ट स्टेप एंड प्रोसीड बी एंड सी, यानी ए होगा उसके बाद बी और सी होंगे, सी प्रोसीड डी एंड डी। ये तरीका होता है क्वेश्चंस को देने का कि कौन सी एक्टिविटी है, कौन किसके पहले होगी, कौन किसके बाद होगी। क्वेश्चंस को देने के सारे तरीके देखेंगे और देखेंगे कि फाइनल नेटवर्क डायग्राम कैसे बना। स्टेप बाय स्टेप हम सारी चीज़ें समझते हुए आगे बढ़ेंगे और जब हम लोग नेटवर्क डायग्राम बनाना सीख लेंगे तब स्टार्ट करेंगे पर्ट और सीपीएम का मेन टॉपिक। ओके, तो अभी किसी को कोई डाउट? आज की क्लास में बहुत सारी ऐसी बातें होंगी जो आपको समझ में तो आएंगी लेकिन याद नहीं होंगी। क्यों? क्योंकि अभी आपने सिर्फ इनको पढ़ा है। जब हम क्वेश्चंस करवाएंगे, आप उनको करेंगे तो जितनी चीज़ें आज आपने पढ़ी वो सारी आपको ऑटोमेटिकली याद हो जाएंगी। तो आज की क्लास में आपको ज़्यादा प्रेशर लेने की ज़रूरत नहीं है। आप अगली क्लास तक वेट करेंगे जब नेटवर्किंग बनाना हम स्टार्ट करेंगे और आप इसको धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा करके रिवाइज़ करते रहेंगे। ये सारी चीज़ें आपको कुछ समय के बाद क्लियर हो जाएंगी। ओके, तो किसी का कोई डाउट? तो कल की क्लास से हम नेटवर्किंग का बनना सीखेंगे, कैसे हमारा नेटवर्क डायग्राम बनता है, किन बातों को ध्यान में रखते हुए। आज की क्लास यहीं तक। थैंक यू, जय हिंद। जो बच्चे यूट्यूब पे मेरे इस लेक्चर को देखते हैं वो एप्लीकेशन डाउनलोड करें, स्टैटिस्टिक्स बाय एसजी, जो आपको गूगल प्ले स्टोर पे मिलेगा और आप पूरे कोर्स को यहाँ से देख सकते हैं विद नोट्स, पीडीएफ, एवरीथिंग। कोई डाउट है तो आप इस एप्लीकेशन में चैट का ऑप्शन भी है, वहाँ पर मैसेज करके आप अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। जितने बच्चे ऑनलाइन इस कोर्स को लेंगे उनके लिए हम अलग से डाउट सेशन भी ऑर्गेनाइज करेंगे ऑन डिमांड। उसका एक टाइम फिक्स कर दिया जाएगा और उस समय आपको लिंक भेजा जाएगा, फिर आप अपने डाउट्स भी क्लियर कर सकते हैं डाउट क्लास में। तो अगर आप यूट्यूब पे इस लेक्चर को देख रहे हैं तो इसे शेयर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए ताकि सभी लोग
इस लेक्चर का फ़ायदा उठा पाएँ, जो कि बेहद ही आसान भाषा में बनाया गया है आप लोगों के लिए। थैंक यू। जय हिंद।